हेलो दोस्तों, आपका हिंदी मानस विद नेहा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं नेहा आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं डॉक्टर तुलसीराम द्वारा लिखित मुर्दहिया, जो कि उनकी आत्मकथा का पहला भाग है, उसको मैं यहाँ पे रीडिंग करवाऊँगी, क्योंकि आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डीपली पूछे जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने अच्छे से इस किताब को पढ़ लिया तो इतना मैं कह सकती हूँ दावे के साथ कि अगर प्रश्न कैसे भी कहीं से भी घुमा के भी पूछा जाए तो आप उत्तर ज़रूर दे सकेंगे। साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि इस आत्मकथा से हिंदी की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो वहाँ पे प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना होती ही है। साथ ही साथ ये नेट जेआरएफ के सिलेबस में लगा हुआ है, इसीलिए हमारे लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसकी भूमिका। भूमिका में डॉक्टर तुलसीराम लिखते हैं कि मुर्दहिया हमारे गांव धर्मपुर, जो कि आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, उसकी बहुउद्देशीय कर्मस्थली थी। चरवाही से लेकर हरवाही तक के सारे रास्ते वहीं से गुजरते थे। इतना ही नहीं, स्कूल हो या दुकान, बाज़ार हो या मंदिर, यहाँ तक कि मजदूरी के लिए कलकत्ता वाली रेलगाड़ी पकड़ना हो तो भी मुर्दहिया से ही गुजरना पड़ता था। यहाँ डॉक्टर तुलसीराम बता रहे हैं कि उनका गांव, जो कि धर्मपुर है, वो आजमगढ़ ज़िले के अंतर्गत आता है और वो एक बहुउद्देशीय कर्मस्थली थी। बहुउद्देशीय का तात्पर्य ये होता है कि जहाँ पे बहुत सारे उद्देश्य अर्थात बहुत सारे कामों की पूर्ति की जाए। वो बता रहे हैं कि चरवाही से हरवाही तक के सारे रास्ते वहीं से गुजरते थे, अर्थात जो मुर्दहिया है वो मेन रोड पे पड़ती थी और वहीं से होके सारे रास्ते गुजरते थे। अगर किसी को बाज़ार जाना हो या मंदिर जाना हो या फिर मजदूरी के लिए कलकत्ता वाली रेलगाड़ी पकड़ना हो तो भी मुर्दहिया से ही होकर गुजरना पड़ता था, क्योंकि ये आज़ादी के तुरंत बाद की रूपरेखा यहाँ इस आत्मकथा में बुनी गई है। और उस समय क्या था कि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पे थी और गरीब मजदूर बाहर जाके मजदूरी करते थे और वहाँ से पैसे कमाकर भेजते थे। तो गांव में, जैसा कि आजकल भी होता है, वही रूपरेखा तुलसीराम बता रहे हैं। आगे लिखते हैं कि हमारे गांव की जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति में दलितों के लिए मुर्दहिया एक सामरिक केंद्र जैसी थी। जीवन से लेकर मरण तक की सारी गतिविधियां मुर्दहिया समेट लेती थी। सबसे रोचक तथ्य यह है कि मुर्दहिया मानव और पशु में कोई फर्क नहीं करती थी। वह दोनों की मुक्तिदाता थी। विशेष रूप से मरे हुए पशुओं के मांसपिंड पर जूझते सैकड़ों गिद्धों के साथ कुत्ते और सियार मुर्दहिया को एक कला स्थली के रूप में बदल देते थे। रात के समय इन्हीं सियारों की हुआ हुआ वाली आवाज़ उसकी निर्जनता को भंग कर देती थी। हमारी दलित बस्ती के अनगिनत दलित हजारों दुख दर्द अपने अंदर लिए मुर्दहिया में दफन हो गए थे। यदि उनमें से किसी की भी आत्मकथा लिखी जाती तो उसका शीर्षक मुर्दहिया ही होता। यहाँ पे लेखक मुर्दहिया से जो उनका आत्मीय लगाव है और जो इस आत्मकथा का उन्होंने शीर्षक रखा है मुर्दहिया, वो क्यों रखा है उसका कारण इस अंतरा में वो बता रहे हैं कि उसका मुर्दहिया शीर्षक रखने का उनका क्या रीज़न हो सकता है। वो यही बता रहे हैं कि मुर्दहिया कभी भी पशु में या फिर मनुष्य में अंतर नहीं की, वो दोनों की मुक्तिदाता थी। और जो उनकी दलित बस्ती थे उसके इतने दलित जिसकी गिनती नहीं हो सकती है, हजारों दुख दर्द को अपने अंदर लिए मुर्दहिया में दफन हो गए। अगर उनमें से डॉक्टर तुलसीराम के अलावा अगर कोई भी अपनी आत्मकथा लिखता तो निसंदेह उसका शीर्षक क्या होता, मुर्दहिया ही होता। आगे डॉक्टर तुलसीराम बोलते हैं कि मुर्दहिया सही मायनों में हमारी दलित बस्ती की क्या थी, जिंदगी थी। इस जिंदगी को मुर्दहिया से खोद कर बाहर लाने का पूरा श्रेय, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इससे आप स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में जब अपना नोट बनाएं तो वहाँ पे ज़रूर लिखें। तद्भव पत्रिका के मुख्य संपादक अखिलेश को जाता है। यहाँ पे डॉक्टर तुलसीराम बता रहे हैं कि उन्होंने मुर्दहिया किसकी प्रेरणा से लिखी है। तद्भव के जो संस्थापक थे, संपादक थे अखिलेश, उनकी प्रेरणा से उन्होंने आत्मकथा अपनी लिखी। आगे बताते हैं
कि वे हमेशा मेरे सामने कलम के बदले फावड़ा लिए तैयार मिलते थे। सही अर्थों में मैंने उनके ही फावड़े से खोदकर मुर्दैया को अपनी ज़िंदगी को बाहर निकाला। ज़माना चाहे जो भी हो, मेरे जैसा कोई अदना जब भी पैदा होता है वह अपने इर्द गिर्द घूमते लोक जीवन का हिस्सा बन ही जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि चूँकि ये दलित थे और दलितों को आज भी अगर आप पूर्वांचल में देखेंगे तो उन लोगों की बस्ती हमेशा दक्षिण दिशा या फिर कह सकते हैं कि हमेशा जो गांव का मेन जहाँ पे जनमानस वास करते हैं वहाँ से उनके हट के दलित बस्ती आपको आज भी देखने को मिलेगी। तो उनका कहने का तात्पर्य ये है कि ज़माना चाहे जो भी हो, मेरे जैसा कोई भी अदना जब पैदा होता है, अर्थात जिससे कि समाज का कोई संबंध ना हो, तो वह अपने इर्द गिर्द घूमते लोक जीवन का हिस्सा बन ही जाता है। अगर समाज उससे कितना भी कटना चाहे फिर भी वो समाज का हिस्सा ना चाहते हुए भी बन ही जाता है। यही कारण था कि लोक जीवन हमेशा मेरा पीछा करता रहा। परिणाम स्वरूप मेरे घर के भागने के बाद जब मुर्दैया का प्रथम खंड समाप्त हो जाता है तो गांव के हर किसी के मुख से निकले पहले शब्द से तुकबंदी बनाकर गाने वाले जोगी बाबा, जो कि आपको अब आगे की आत्मकथा जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, लक्कड़ ध्वनि पर नृत्य कला बिखेरती नटिनियाँ, जो कि इस आत्मकथा के पात्रों के रूप में उभर कर हमारे सामने आते हैं। गिद्ध प्रेमी पग्गल बाबा तथा सिंघा बजाता बंकिया डोम आदि जैसे जिंदा लोक पात्र हमेशा के लिए गायब होकर मुझे बड़ा दुख पहुंचाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो लेखक जब अपनी आत्मकथा लिख रहा है तो इन सभी लोगों से वो बिछड़ चुका है, ज़मीनी तौर पर भी और वास्तविकता के तौर पर भी। तो वो अपनी आत्मकथा लिखते समय इन सभी पात्रों से हमको भी परिचय करवाते हैं और साथ ही साथ इन लोगों को याद भी करते हैं। और बताते हैं आगे कि सबसे ज़्यादा दुखित करने वाली बात दिल्ली में रह रहे मेरे गांव के कुछ प्रवासी मज़दूरों से मालूम हुई, जो कि जब इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी उस समय उनके गांव के जो दलित वर्ग के मज़दूर दिल्ली में पहुंचे रहे होंगे, उनसे इन्हें बातचीत करके पता चला मुर्दैया के बारे में। आगे बताते हैं कि 50-60 साल पहले की जिस मुर्दैया का वर्णन मैंने किया है वह पूर्ण रूप से उजड़ चुकी है। मज़दूर लोगों ने इन्हें बताया है कि वो मुर्दैया जिस पे आपका बचपन बीता था डॉक्टर तुलसीराम का, वो मुर्दैया अब पहले जैसे नहीं रही, वो उजड़ चुकी है। आगे डॉक्टर तुलसीराम बताते हैं कि सारे जंगल कटकर खेत में बदल चुके हैं। जैसा कि पता ही है, औद्योगिकरण का ज़माना है और जनमानस की भीड़ इतनी बढ़ती जा रही है कि जो कुएं, ताल, पोखर, तालाब सब हैं, सब बढ़ते जा रहे हैं। तो उसी का हिस्सा मुर्दैया भी बन चुकी है, वो अब पूरी बदल चुकी है, जिसके चलते गिद्धों जैसे अनगिनत दुर्लभ पक्षियों तथा शाही सियारों और खरगोशों जैसे पशुओं का विलोप हो चुका है। ये एक तरह से कह सकते हैं कि जो गांव अब गांव जैसे नहीं रह गए हैं, क्योंकि अब वो शहरीकरण से गांव भी प्रभावित हो रहे हैं। तो यहाँ पे लेखक वही बता रहे हैं कि शहरीकरण ने ना सिर्फ मुर्दैया को प्रभावित किया है, बल्कि जो मुर्दैया में पहले जो जीव जंतु वास करते थे वो भी उससे प्रभावित हो चुके हैं और उनका विलोपन हो चुका है। बचपन में दुखित होने का मतलब होता था आँखों में आंसू आ जाना। ऐसे अवसरों पर मेरी दादी आँख धो लेने को कहती थी, किंतु आज का अनुभव बताता है कि चंद पानी के छींटों से दुख की निशानी नहीं मिट पाती। कहने का तात्पर्य ये है कि अब सिर्फ आँखें नहीं रोती, अब हृदय भी रोता है। आगे बताते हैं, प्रवासी मजदूरों से ही पता चला कि मुर्दैया से होकर जाने वाली एक सरकारी सड़क ने हमारे गांव को 3 जिलों आजमगढ़, गाजीपुर तथा बनारस से जोड़ दिया है। मैं स्वयं गाजीपुर की निवासी हूं और बता रहे हैं कि जो उनकी मुर्दैया है वो पहले आजमगढ़ के अंतर्गत आती थी, लेकिन अब क्या किया गया है कि मुर्दैया से आजमगढ़, गाजीपुर तथा बनारस को जोड़ दिया गया है। उस पर टेम्पो भी चलने लगे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अब वहाँ पे पक्का रास्ता या फिर सड़क बन चुकी है, जो कि पहले कभी उजड़ हुआ करती थी। जिस तरह हमारे गांव से बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन बड़े शहरों में हो चुका है, संभवतः मुर्दैया से सड़क निकल जाने के कारण वहां के भूत पिशाचों का भी पलायन अवश्य हो गया होगा। यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि जब उनका बचपन था मुर्दैया में,
तो वहाँ पे ऐसी मान्यता थी, चूँकि वहाँ पे वो पशु और मनुष्य दोनों की मुक्तिदाता थी, तो वहाँ मान्यता ऐसी थी कि वहाँ भूत पिशाच बहुत ज़्यादा वास करते हैं। तो वही लेखक अनुमान लगा रहा है कि अब चूँकि वहाँ पे सब कुछ बिगड़ चुका है, पहले जैसा कुछ नहीं रहा, तो वहाँ पे जो भूत पिशाच वास करते थे अब उनका भी पलायन हो गया होगा, अर्थात वो मुर्दैया को छोड़कर चले गए होंगे। आगे लिखते हैं कि जाहिर है अब पहले जैसी उनकी पूजा नहीं होती। बढ़ते हुए शहरीकरण ने हर एक के जीवन को प्रभावित किया है। भूत भी इससे अछूते नहीं हैं। उनका मतलब ये है कि जब मुर्दैया बदल गई, वहाँ के रहने वाले जीव जंतु बदल गए, तो भूत पिशाच भी वहाँ कहाँ स्थिति से रह पाते। अब वो भी पूरे बदल चुके हैं। भूमिका में आगे लेखक कहते हैं कि आने वाले मुर्दैया के दूसरे खंड में घर से भागने के बाद कलकत्ता, बनारस तथा दिल्ली होते इंग्लैंड तथा सोवियत संघ रसिया तक की जीवन यात्रा का लेखा जोखा होगा। ये अपनी आत्मकथा के दूसरे भाग के लिए भूमिका में लेखक बता रहे हैं कि आत्मकथा के दूसरे भाग में, यहाँ पे तो आत्मकथा समाप्त होती है उनके जन्म से लेकर इंटरमीडिएट की पढ़ाई तक। तो दूसरी आत्मकथा में उन्होंने क्या क्या लिखा है, घर से जब वो भाग के कलकत्ता जाते हैं, वहाँ पे मजदूरी वगैरह करते हैं, आगे चल के वो बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हैं, फिर दिल्ली जाते हैं, वहाँ से इंग्लैंड होते हुए सोवियत संघ रसिया तक की जीवन यात्रा का उन्होंने लेखा जोखा उसमें लिखा है। मूलतः यह यात्रा मार्क्सवाद से बौद्ध दर्शन की है। अब लेखक गहराई से बता रहे हैं कि उन्होंने आत्मकथा में मूल कथा के साथ साथ सांकेतिक अर्थ क्या रख सकते हैं वो बताया है। राजकमल प्रकाशन के निदेशक अशोक माहेश्वरी इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने तद्भव में अब तक प्रकाशित 7 किस्तों को मुर्दैया खंड 1 के रूप में अवलंबित प्रकाशित करने का निर्णय लिया, जबकि आगे का लेखन अभी जारी है। यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो मुर्दैया है डॉक्टर तुलसीराम की, वो किस पत्रिका में प्रकाशित होती रही, तो आपको उत्तर यहीं पे बता दे रहे हैं वो भूमिका में कि ये तद्भव पत्रिका में प्रकाशित होती रही। कितनी किस्तों में? 7 किस्तों में। इसीलिए भूमिका को पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है और ये मोस्ट है। इसका आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें या फिर इसे आप नोट में लिख लें कि मुर्दैया तद्भव पत्रिका में 7 किस्तों में प्रकाशित हुई थी, और जिसे कि मुर्दैया खंड 1 के रूप में प्रकाशन करने का निर्णय किसने लिया? अशोक माहेश्वरी ने इसे, जो कि राजकमल प्रकाशन के अंतर्गत आते हैं, मुर्दैया खंड 1 के रूप में प्रकाशित किया। तो यहाँ पे लिखते हैं डॉक्टर तुलसीराम, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। इसका कोड यहाँ पे लिखा गया है। तो ये थी इसकी भूमिका। अब हम आगे देखते हैं अनुक्रम, जो कि मुर्दैया के जो भूमिका के बाद जो उसका वर्गीकरण उन्होंने किया है डॉक्टर तुलसीराम ने, उसको हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने इसके कुल 7 भाग किए हैं। पहला है भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि, दूसरा है मुर्दैया तथा स्कूली जीवन। यहाँ पे मुर्दैया में उनका बचपन बीता और उसके बाद वो स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्राथमिक विद्यालय में गए, तो यहाँ पे उसका वर्णन है। अकाल में अंधविश्वास, चौथा है मुर्दैया के गिद्ध तथा लोक जीवन, पाँचवा है भूतनिया नागिन, छठवां है चले बुद्ध की राह, और सातवां है आजमगढ़ में फाका कशी। तो ये मुर्दैया के टोटल 7 खंड हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल तो नेट में क्या है कि ऑप्शन 5 से ज़्यादा रहते हैं और उसको आपको सोचने समझने का अवसर भी नहीं दिया जाएगा। अगर कोई एक अलग नाम रख दिया जाए और पूछा जाए कि इसमें से कौन सा मुर्दैया का नहीं है, तो अगर आप याद रखेंगे तभी तो आप सही जवाब दे पाएंगे। तो इसीलिए इसे आप याद रख लें। इससे चलिए हम रिलेट करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेखक सबसे पहले भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि में जाता है। सबसे पहले कोई जन्म लेगा तो उसकी परिवार की पृष्ठभूमि ही देखी जाती है। उसके बाद वो कहाँ जाएगा? स्कूल में जाएगा। जब स्कूल में जाता है तो वहाँ उसे अंधविश्वास मिलता है। अंधविश्वास से दूर होने के लिए वो गिद्ध तथा लोक जीवन के आसपास जाता है। उसके बाद उसकी मुलाकात भूतनिया नागिन से होती है, जो कि उसे बुद्ध से होते हुए फाका कशी करना सिखाती है, या फिर कह सकते हैं कि बुद्ध की तरह फाका कशी अर्थात
फाका कशी का मतलब होता है कि जहाँ पे अन्न की व्यवस्था ना हो, उपवास करना पड़े। तो मैंने तो इसी तरह चीज़ें जोड़ के दिमाग में रखने की कोशिश की थी, क्योंकि रटने से कोई फ़ायदा है नहीं, वो लंबे समय तक याद नहीं रहता है। तो इसे आप अपने ही तरीके से जैसे आप इसे पकड़ पाएँ इसे आप पकड़ें और इसे याद रखने की कोशिश करें। तो अब आगे की वीडियो जब मैं लेकर आऊँगी तो उसमें इसके जो चर्चित पात्र हैं और जो मुख्य मुझे लगेगा कि नहीं यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उससे मैं लेकर आऊँगी। तो इस चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।